अल्टरनेटिव करंट जनरेटर है इंटरनल रेसिस्टेंस RG। कोई अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जिसका रेसिस्टेंस है RG, ठीक है भाई, ये जनरेटर है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस RG है और इंटरनल रिएक्टेंस इज XG। इंटरनल रेसिस्टेंस RG और इंटरनल रिएक्टेंस है वो है XG। इट इज़ यूज टू सप्लाई पावर टू ए पैसिव लोड। कोई भी पैसिव लोड है उसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस इसको पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस RG एंड रिएक्टेंस XL, इसका रिएक्टेंस XL है। फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द जनरेटर टू द लोड, ये जो डिलीवर करेगा वो मैक्सिमम पावर हो, उसके लिए XL शुड बी इक्वल टू, XL कितना होना चाहिए। तो भैया ये मैक्सिमम पावर तब कर पाएगा जब यहाँ पे करंट मैक्सिमम ड्राइव करे, तभी यहाँ पे मैक्सिमम हो पाएगा। जैसे सेल वाला में होता था DC सर्किट में, कोई एक DC सोर्स होता था तो वो मैक्सिमम पावर किसी रेसिस्टेंस के थ्रू तब अप्लाई करता था, तब ये ट्रांसफ़र करता था जब इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो जाता था, तो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि लॉस जो होगा वो I² लॉस होगा, I² पावर डेवलप्ड होगा, वो तब होगा जब हमारा ये करंट मैक्सिमम हो। और करंट मैक्सिमम तब होता है जब हमारा AC सर्किट क्या हो, तो वो रेजोनेंस में हो। तो यहाँ देखा गया कि XG है रिएक्टेंस, यहाँ XL है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जब नेट जीरो हो जाता है, देखो भाई R होता है और नेट रिएक्टेंस XC माइनस XL होता है, तो ये अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारा इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस होता है √R² प्लस नेट रिएक्टेंस का स्क्वायर। और करंट का जो पिक वैल्यू होता है वो वोल्टेज का पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय Z होता है। इसलिए करंट को अगर मैक्सिमम होना है, करंट का पिक वैल्यू मैक्सिमम होना है, तो इसका मतलब Z को मिनिमम होना पड़ेगा। और Z मिनिमम तब होगा, R को तो कोई हटा नहीं सकता, Z मिनिमम तब होगा जब ये नेट रिएक्टेंस जो कि डिफरेंस है XC माइनस XL का वो ज़ीरो हो जाए, दैट इज XC इक्वल टू XL हो जाए। यहाँ दो रिएक्टेंस दिख रहे हैं, एक रिएक्टेंस इसका है XL और इसका रिएक्टेंस है XG। ये नहीं पता कि ये इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है, जो भी है, लेकिन XG और XL है। और नेट रिएक्टेंस जीरो तब ही होगा जब हमारा ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल एंड अपोजिट हो। इसका मतलब कि XG जो होना चाहिए वो माइनस ऑफ XL होना चाहिए, या बोले XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ XG, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। नेट रिएक्टेंस शुड बी जीरो, नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए तो रेसिस्टेंस हमारा रह जाएगा, वही हमारा Z बनेगा जो कि मिनिमम Z होगा, और मिनिमम Z मीन्स मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पाएगा ये। इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ XL पूछा जा रहा है तो वो है माइनस ऑफ XG, ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे। और 33 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा तो एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम, रिएक्टेंस 1 ओम है इंडक्टर का, and a resistance of 2 ohm are connected in series to a terminal of 6 volt battery। 6 volt battery मतलब RMS ही है दिया हुआ। then the average power in the circuit will be, तो एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज पावर इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो एवरेज पावर तो होता है VRMS, IRMS और cos phi, पावर फैक्टर यही तो होता है भाई, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो VRMS तो यहाँ दिया हुआ है 6 वोल्ट, और IRMS क्या होगा, तो VRMS डिवाइडेड बाई Z, यही होता है। VRMS डिवाइडेड बाई Z करेंगे तो हमें मिल जाएगा IRMS। और cos phi क्या होता है, तो cos phi होता है R बाई Z, क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस है और ये अगर Z है तो हम लोग यही लिखते हैं भाई कि ये R वैल्यू और ये Z वैल्यू, तो cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z होता है, तो ये R अपॉन Z लिखते हैं, ये होता है। तो इस तरह से 6 तो भाई वोल्टेज RMS था, 6 ये भी है, डिवाइडेड बाई Z करेंगे, और ये R है, R का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू है हमारा 2 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम है। और Z की बात करें तो Z का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो Z का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो R² प्लस, यानी R² का मतलब है 2 का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस एक ही इंडक्टर ही है बस खाली, तो रिएक्टेंस है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, तो 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 5। तो इससे हम लोग निकालेंगे 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 2,
डेट इज 14.4 वाट का पावर डिसिपेशन होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने हैं सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस वाले में से किसी ने डाउट पूछा था भाई। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें कुछ खास वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो भाई, फर्स्ट वाले का निकाल ही लिया, ये XL माइनस XG होना चाहिए और ये 6 वोल्ट करते हुए ये फाइनली 14.4 ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 35 नंबर क्वेश्चन। द क्यू फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट विद L दिया है, C दिया है, R दिया है। जब तीनों दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का यूज करेंगे भाई? सीरीज LRC सर्किट याद होगा, इसमें क्वालिटी फैक्टर होता था। क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूला थे, XL डिवाइडेड बाई R, और XL ही XC होता है तो XC डिवाइडेड बाई R, ये भी होता था। और क्या होता था भाई? तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, ये होता था। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होता था R बाई L, तो ये मिलता था हमें ओमेगा नॉट L बाई R मीन्स XL बाई R या XC बाई R। इसका वैल्यूज अगर रख दे हम लोग तो L बाई R इंटू ओमेगा नॉट, L बाई R इंटू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का वैल्यू रखते थे तो हमें 1 बाई अंडर रूट LC होता था भाई, ओमेगा नॉट का वैल्यू रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बनता था? तो ये बनता था 1 अपॉन R अंडर रूट, ये L स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला बनता था। तो यही फॉर्मूला अभी मोस्ट सुटेबल होगा क्योंकि हमें R, C और L तीनों दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिया, LC R दिया हुआ है, इसलिए अगर तुम मान लो ये निकालना चाहोगे तो तुम्हें ओमेगा नॉट L बाई R, तो ओमेगा नॉट तो दिया नहीं, किसका यूज कर लोगे? यहाँ पे XC वाला यूज करना चाहोगे तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट C करना पड़ेगा। C तो दिया है बट ओमेगा नॉट नहीं है, R भी दिया है, तो इसलिए ओमेगा नॉट नहीं है और तीनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये अप्रोप्रिएट है, तो इसी को यूज करेंगे और काम कर देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन देखना हो गया तो हम लोग देख लेते हैं भाई। L दिया है, C दिया है, R दिया है, सब दिया है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना था तो ये है ये, और क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और क्वालिटी फैक्टर फिर ओमेगा नॉट L बाई R किया। अच्छा, पहले ये ओमेगा निकाल के काम किया, बात वही होगी भाई। इससे अच्छा था डायरेक्ट फार्मूला है वो यूज़ कर लेते। अभी तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाले कि भैया ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है, तो L और C दिया है तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला, और तब जाके ये यानी 2 स्टेप प्रोसेस इसने अपनाया। हम लोगों ने डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर लेते तो ये 1 बाई R का वैल्यू जब दिया ही था तो R का वैल्यू हम लोग रखेंगे भाई। R का वैल्यू था 10 ओम, तो 1/10 और अंडर रूट L बाई C, तो L था कितना भाई? तो L दिया है 2 हेनरी और C का वैल्यू दिया है 32 माइक्रो, 32 इंटू 10 का पावर -6, ये रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 1/10 और ये वैल्यू हो गया अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 10 का पावर 6 और ये 32 मतलब ये हो गया 16, 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 16 ऐसे हो जाएगा भाई। 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 16, इट मीन्स ये फाइनली आ गया 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10, ये रूट कर दिया और ये 16 है तो ये 4, इसलिए ये 1000 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25, तो 25 मिल गया हमें। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू 25 मिल जाएगा। इस फॉर्मूला से यूज़ किया तो हमें कोई ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ था, तीनों एलिमेंट का वैल्यू डाला और काम कर लिया। 1 बाई R अंडर रूट L अपॉन C, बस यही काम कर दिया। तो आप चाहे तो ऐसे करके निकाल लें, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाले, बाद में उसका यूज़ कर लें, बात एक ही है। फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं भाई, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसको हम लोग साइड करें और ज़रा अब क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को। ये तो भाई 25 आ गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो भाई यहाँ C दिया हुआ, दो C है, L है, LC सर्किट है, ये LC सर्किट है, तो ये दोनों C सीरीज में है, इसका मतलब क्या हो गया? C और C का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट C/2, और ये L और L भी सीरीज में है तो L और L का L1 प्लस L2 होता है भैया, L इक्विवेलेंट। इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि ये L प्लस L यानी कि 2L। इट मीन्स दिस सर्किट कैन बी इक्विवेलेंटली, ऐसे समझ सकते हैं कि एक C है और एक L है,
ये जो C इक्विवेलेंट है वो C/2 है और ये जो L इक्विवेलेंट है वो 2L है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं 2L। तो इसलिए इसका पूछ रहा है भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो भैया नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/2π √LC, 1/2π √LC यही होता है, क्योंकि ओमेगा जो होता है ये 1/√LC होता है और ओमेगा जो होता है वही 2π × f होता है। तो 2π f ही √LC, 1/√LC, इसलिए f का वैल्यू क्या हो 1/2π √LC। ये है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ L के बदले में इस सर्किट का L इक्विवेलेंट यूज करेंगे, C के बदले में C इक्विवेलेंट यूज करेंगे, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1/2π और क्या भाई, तो √L इक्विवेलेंट जो था हमारा 2L था और C इक्विवेलेंट C/2 था। तो 2L × C/2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये LC ही रह जाएगा, मीन्स वही रहेगा 1/2π और √LC, बस इतना ही रहेगा, 1/2π √LC यही रह जाएगा। क्योंकि एक डबल हो चुका है तो ये हाफ हो चुका है, ये 2L हो गया है तो ये हमारा C/2 हो चुका है, इसलिए किसी भी LC सर्किट का ये हमारा फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये है। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग समझते ही हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हम लोगों ने देख लिया, अच्छा, और ये पहले वाला निकाल ही लिया है। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले के लिए आंसर क्या लिखा है, इन द गिवन सर्किट 2 कैपेसिटर आर इन सीरीज एंड द 2 इंडक्टर, वो भी हैं भाई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, ये निकाला, दोनों निकाला और ये आंसर वही ए आ गया जो आना चाहिए था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको भी सॉल्व किया जाए। 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistor is connected to a 100 volt 60 hertz supply, then the maximum current in the circuit is। निकाल लो भाई जल्दी से। चलो इसको जल्दी से हम लोग ट्राई करें भाई, हो गया होगा अब तक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको लिखते हैं 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ठीक है भाई, 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है इन सीरीज विद ए 40 ओम रेसिस्टेंस। तो ये कैपेसिटर है और ये 40 ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है भैया, 40 ओम रेसिस्टेंस भी है। इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे भाई, तो 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट सप्लाई ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है भाई, ये VRMS है। ये क्या है, VRMS है, RMS वैल्यू लिखा जाता है। और ये 60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये सप्लाई काम कर रहा है। ठीक है भाई, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट क्या होगा, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट का मतलब I0, वो कितना होता है, तो भाई V0/Z होता है, पता है तुम्हें। सर्किट में, कोई भी ऐसी सर्किट में तो ये होता है काम, पिक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज का पिक वैल्यू कितना है, तो यहाँ दिया हुआ है 100 वोल्ट, लेकिन ये RMS है, तो ये क्या लिखेंगे, तो √2 टाइम्स VRMS। √2 टाइम्स VRMS होता है पिक वैल्यू, डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू, ये तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो √2 टाइम्स इनटू ये जो हमारा VRMS है 100 वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू। तो Z का वैल्यू तो हमें लिखने पड़ेंगे, तो पहले XC निकालने पड़ेंगे। R का वैल्यू तो पता है, तो √R², का मतलब 40 का स्क्वायर, ये तो ठीक है। लेकिन ये क्या है, XC, तो ये लिखेंगे तो 1/ωc लिखेंगे भाई। तो 1/ω, ओमेगा का वैल्यू क्या है, 60 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे मैं 60 लिखूंगा, 2π × 60 लिखूंगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2π × f, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2π × 60, डेट इज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120π हो जाएगा ये। तो ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा 60 × 2π, दैट इज 120π ओमेगा हो गया। और C का वैल्यू था 100 माइक्रो, तो 100 × 10⁻⁻6 ऐसा लिखने पड़ेंगे। सो फाइनली वैल्यू जो आ गया कैपेसिटर का रिएक्टेंस इक्विवेलेंट का, तो रिएक्टेंस का वैल्यू आ गया 10⁻6 ऊपर लेके चले गए, और ये 2 है तो 10⁻4 भी कर सकते हैं ऊपर, 10⁻4 डिवाइडेड बाई 60 × 2π। ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है ये कर लेंगे काम भाई, 1000 डिवाइडेड बाई 12,
1000 डिवाइडेड बाई 12 पाई, ये आ गया हमारा एक्सी। तो ये भी एक्सी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और काम तो करने पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना आपको हैंडल करना पड़ेगा। इस तरह से पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें मिल जाएंगे। बाकी कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग पॉइंट में कैलकुलेशन किया हुआ है, तो पॉइंट में आपको भी करने पड़ेंगे। लेकिन इसका हम लोग मेन कॉन्सेप्ट, कैपेसिटर था, रेसिस्टेंस था, दोनों थे भाई, दोनों दिखाया हम लोगों ने, और वोल्टेज दिया हुआ था, वोल्टेज आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी दिया था। तो हमें तो भाई पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना था, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है। सीधा वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई जेड करना है। वोल्टेज का पीक वैल्यू हमने लिख लिया, और जेड का वैल्यू के लिए तो निकालने पड़ेंगे भाई, √R दिया ही है, और ये एक्सी तो निकालना ही पड़ेंगे, एक्सी का यूज़ करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका आंसर में। तो आंसर में देखो क्या लिखा है, हेयर सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस दिया है, VRMS 100 है और फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो वी पीक निकाल दिया। देखो भाई, वी पीक यहाँ पे निकाला हुआ है और बोला हुआ कि वी पीक √2 टाइम्स हो गया, यानी कि 100√2 हो गया। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने भी किया था सीरीज RC सर्किट में। Z इज इक्वल टू R² प्लस XC², तो R² प्लस दिस, R² प्लस ये फॉर्मूला बन गया ये, और ये वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू V0/Z यानी V0 ये मिला। ठीक है भाई, अब इन सब के वैल्यूज रख देंगे। V0 का वैल्यू तो 100√2 है, और ये R² R40 था, और ये 1/this सारा वैल्यू रख करके कैलकुलेट किया गया, तो ये इतना आ गया 100√2 डिवाइडेड बाई 48। कोई बात नहीं है, तो कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, किसी किसी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई बात नहीं है, होते रहें भाई, किसी किसी में इन्वॉल्व होगा तो करेंगे हम लोग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज सोन इन फिगर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए। ये इस बार ऐसे नहीं, साइनसॉइडल नहीं है, साइनसॉइडल नहीं है जो आप डायरेक्ट बोल देंगे, ये साइनसॉइडल नहीं है, ये ऐसे वाला वोल्टेज साइनसॉइडल वोल्टेज नहीं है कि आप इसका आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 कर दें, ये ऐसा नहीं चलेगा। भले ही इसका आंसर भी उतना आ जाए या कुछ और आ जाए, उस मतलब नहीं, बट ये फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि ये साइनसॉइडल के लिए है और ये साइनसॉइडल नहीं है। ये यहाँ देखो V0 वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू चल रहा है, V0, फिर सडनली 0 हो गया, फिर ये कांस्टेंट चलेगा वैल्यू V0 का, फिर ये 0 हो जाए, इस तरह चल रहा है। तो एक साइकिल के लिए जो निकालेंगे वही तो हमें निकालना पड़ता है भाई। तो आरएमएस वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं दिया है कितने टाइम के लिए, तो आपको एक साइकिल के लिए निकालने होंगे। ठीक है भाई, एक साइकिल के लिए कैसे निकालें, तो इसका निकालने के लिए दो तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एक होता है शॉर्टकट और एक होता है एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड तो मुझे ऑब्जर्व जो हो रहा है, जो आप कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी कांस्टेंट करंट हो, डीसी, कांस्टेंट डीसी, तो इसका आरएमएस वैल्यू भी होता है, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू, इसका आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू सब वही रहता है। अगर कोई मान लो वोल्टेज 5 वोल्ट का है, तो उसका आरएमएस भी 5 वोल्ट होगा और एवरेज भी 5 वोल्ट होगा, पीक वैल्यू भी 5 वोल्ट होगा। करंट है तो पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सब सेम होता है। आरएमएस वैल्यू बोले, पीक वैल्यू बोले या एवरेज वैल्यू बोले, सब सेम होगा। किसके लिए? फॉर कांस्टेंट डीसी। फॉर्मूला लगा के आप अप्लाई करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तब भी निकाल सकते हैं इसको। मीन्स ये तो एक कॉमन सेंस बना हुआ है भाई कि अगर हमारा फिक्स्ड वैल्यू है, मान लो 5 एम्पियर का करंट है, चलो भाई करंट अगर हमारा 5 एम्पियर है तो इसका मतलब क्या, ये तो वैरी ही नहीं कर रहा, ये डीसी की बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा, मैं डीसी की बात कर रहा हूं क्योंकि इतना दूर तक ये डीसी है। इसलिए करंट अगर 5 एम्पियर है मान लो, या वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसका हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आरएमएस वैल्यू तो यह है कि भैया करंट का स्क्वायर करो, मीन लो और उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करो। जितना टाइम इंटरवल से इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जितने के लिए मीन ले रहे हो उससे डिवाइड करो और क्या करो भाई, तो रूट ले लो। यही तो होता है आरएमएस वैल्यू। तो अगर मैं 5 एम्पियर का करंट है इसको निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? 5 स्क्वायर dt करूँगा और जिस टाइम इंटरवल में करना हो करूँगा भाई, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल करूँगा। तो 5 स्क्वायर तो खुद ही कॉन्स्टेंट है ये,
तो और इसका रूट भी लगाने हैं। तो 5 स्क्वायर जब कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं 5 स्क्वायर को बाहर कर दूंगा और इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dt और 0 से डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ही हो जाएगा भाई, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर रहे हो तो क्या करेंगे, डेल्टा टी कैंसिल होगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब क्या आया, 5 आया। तो आरएमएस वैल्यू क्या आया, 5 ही आया। तो कोई जब कांस्टेंट डीसी हो, मीनिंग वाइज भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी करंट का आरएमएस वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू होता है जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट करे। तो भैया जब कांस्टेंट तुम करंट ही पास करा रहे हो तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा कांस्टेंट करंट पास करा दे जो उतना ही हीटिंग दे। तो भैया जब खुद ही ओरिजिनल 5 एम्पियर है तो इसके बदले में कांस्टेंट करंट जो इतना ही हीटिंग करे वो 5 एम्पियर ही देने पड़ेंगे, तो खुद ही तो वो है 5 एम्पियर। तो कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट कराए उसी को तो आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो मीनिंग वाइज भी अगर समझें तो किसी कांस्टेंट अगर मान लो करंट या वोल्टेज है तो उतना ही हीटिंग करने के लिए उसने टाइम इंटरवल में कितने अमाउंट का कांस्टेंट करंट भेजें तो भैया वही भेजने पड़ेंगे, इसलिए इसका आरएमएस वैल्यू वही होगा। एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज भी वही होगा, कितना कांस्टेंट करंट पास कराएंगे उतना ही चार्ज ट्रांसफर करें। जब ये खुद ही कांस्टेंट है तो इतना ही करंट पास कराने पड़ेंगे कि उतना ही चार्ज ट्रांसफर करे। सो कांस्टेंट डीसी के लिए तो भाई एक ही होता है, आरएमएस वैल्यू बोलो, पीक वैल्यू बोलो, वेरिएशन ही नहीं हो रहा तो पीक क्या होगा, पीक वही रहेगा। तो इसलिए ये सारे वही के वही हैं, किसके लिए, कांस्टेंट डीसी के लिए। ठीक है भाई, कांस्टेंट डीसी के लिए। इसलिए हीटिंग इफेक्ट अगर आपको निकालना हो तो कांस्टेंट वाले के लिए हीटिंग इफेक्ट वही कांस्टेंट करंट करता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मेथड में जो बताना चाहा वो ये कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट इक्विवेलेंट। तो तुम्हें पता है कि ये तो इतना दूर कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए तो V नॉट ही होगा, यानी कि V नॉट स्क्वायर करोगे और ये लगाओगे और ये काम करोगे तो ये V नॉट ही आएगा, V नॉट ही आएगा। क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने कोई कांस्टेंट होता है 5 एम्पियर तो वो 5 ही आता है। लेकिन ये सोचो कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है पूरे फुल साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए तो इतना होगा, लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में करंट 0 इसलिए उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ का निकालना है तो वो T से करना पड़ेगा, T से करना पड़ेगा मतलब टोटल से करना पड़ेगा। टोटल से करना पड़ेगा मतलब इस जितने टाइम के लिए ये किया है, ये T टाइम के लिए निकाला था, ये T/2 के लिए, ये T टाइम के लिए, मीन्स डबल कर रहे हो, जितना ये इंटरवल है उससे डबल। तो अगर कॉमन सेंस अप्लाई करें हम लोग तो ये काम करना होगा कि फर्स्ट वाले का हीटिंग, मान लो हमने हीटिंग ही निकाला तो इसका हीटिंग तो उतना ही करेगा, तो ये समझो हीटिंग कर रहा है I स्क्वायर R dt प्लस 0 स्क्वायर dt, ये हो रहा है, समझो पूरा हीटिंग निकाल लिया, पूरे इस पूरे इंटरवल के लिए हीटिंग हमने निकाल लिया। तो इंटरवल के लिए हीटिंग निकालना मतलब क्या, यही वाला हीटिंग ओनली। तो ये तो भाई V नॉट स्क्वायर के हिसाब से कर लेगा, इधर 0 के स्क्वायर से होगा, ये हीटिंग होगा, लेकिन डिवाइडेड बाई जितना में ये किए हो V नॉट उससे डबल टाइम, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया। तो इससे हमें मिल जाएगा V नॉट अपॉन √2। एक तो ये मिल जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, और नहीं तो भाई पूरा आप एनालिटिकली निकालो। तो पूरा एनालिटिकली निकालते हैं। तो एनालिटिकली अगर निकालना चाहेंगे तो देखो VRMS वही काम करेंगे, फॉर्मूला पता है हमें कि V जो भी होता है एक्चुअल उसको इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, जिस टाइम इंटरवल में निकालना चाहोगे उसके लिए डिवाइडेड बाई उसी से डिवाइड करोगे और ये अंडर रूट लगाओगे तो मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये काम करेंगे। तो VT क्या है, तो VT क्या है, तो इसको आपको इवेलुएट करने के लिए VT पूरे एक इंटरवल के लिए, एक साइकिल के लिए एक नहीं है, हाफ साइकिल के लिए कुछ और है और हाफ साइकिल के लिए कुछ और है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का अप्लाई तो भाई करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, तो 0 से आप टोटल t के लिए एक फंक्शन नहीं है, 0 से t तक के लिए एक फंक्शन नहीं है, 0 से t/2 के लिए अलग है फंक्शन और इधर के लिए अलग है। इसलिए तुम 0 से t/2 तक तुम्हें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, किसको भाई, तो V नॉट को, V नॉट का स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, और प्लस t/2 से लेकर t तक के लिए तो 0 के स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर तो हमारा वोल्टेज 0 था, इधर हमारा करंट ये था। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो टोटल टाइम इंटरवल जो उधर कर रहे थे वही कर रहे हैं। तो टोटल हीटिंग इफेक्ट ऐसे निकला। यहाँ का निकालना हो, इसमें R समझो मल्टीप्लाइड है तो हीटिंग इफेक्ट है। तो
तो उससे हमें मतलब नहीं हो, तो सब कैंसिल हो जाता था, आर कैंसिल हो जाता था जब इक्वेट करते थे। फॉर्मूला तो ये बनता था कि वोल्टेज को स्क्वायर करो और इंटीग्रेट करो जितने इंटरवल में चाहिए। तो हमें टी इंटरवल में चाहिए, तो टी इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, तो t/2 तक के लिए अलग करने पड़ेंगे और t/2 से t के लिए अलग करने पड़ेंगे, और डिवाइडेड बाई होल टाइम इंटरवल। ये पूरे 1 साइकिल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, फॉर 1 साइकिल, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 1 साइकिल के लिए निकालने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसका कितना होगा, तो v0 का स्क्वायर करेंगे तो v0 का स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा भाई, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा t/2, ये आ गया। और इधर क्या है, ये तो 0 है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई t है, ये तो 0 से डिवाइड, v0 स्क्वायर बाहर आया और t/2 - 0, t/2 - 0, और ये क्या हो गया भाई, तो 0 ही है, डिवाइडेड बाई t किया। इससे हमें क्या मिलेगा भाई, तो अंडर रूट v0 स्क्वायर और ये t/2 डिवाइडेड बाई t जो किया हमने, तो t कैंसिल हुआ और ये क्या मिला, v0/2 मिला इसके अंदर में। तो रूट के अंदर में लिखा हमें v0 स्क्वायर अपॉन 2, और इसलिए ये फाइनली वैल्यू क्या आ गया भाई, तो v0 अपॉन √2। तो इस तरह से हमें Vrms ओवर एंटायर साइकिल मिल गया, एंटायर 1 साइकिल के लिए हमें मिल गया v0/√2। तो v0/√2 होगा आंसर। लेकिन कोई साइनसॉइडल की तरह समझ करके इसका v0/√2 बोल दे तो वो गलत होगा, वो लॉजिक गलत होगा। ठीक है, इसका देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। देखो पहले तो इसने फंक्शन डिफाइन किया, क्या भाई, तो v = v0 है 0 से लेकर t/2 तक, तो बिल्कुल है भाई, 0 से लेकर के t/2 तक हमारा ये v0 है, और t/2 से t तक हमारा 0 है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई किया, Vrms होता है ऐसे, बिल्कुल होता है। और ये हमारा पूरा टाइम इंटरवल, यही टाइम को खाली इंटीग्रेट किया, मतलब टाइम इंटरवल पूरा, और इस पूरे का रूट लगाया, मीन्स पावर हाफ किया, तो बिल्कुल ठीक है भाई, वही तो काम हुआ है। v0 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर है, समझो t/2 से t तक ऐसे करना ही पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमारा ब्रेक हो रहा है बीच में, 0 से t/2 के लिए अलग है, t/2 से आगे के लिए अलग है, इसलिए ऐसे किया, और डिवाइडेड बाई ये पूरा t, पूरे का रूट लगाया। तो इस तरह से जब इंटीग्रेट किया तो ये आया डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर बाई t और t/2, t कैंसिल होगा, पूरे पे रूट है, निकाल लिया, v0/√2 आया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लेंगे, पहले फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे कि ये अलग है, इधर अलग हो तो ग्राफ में दिख रहा था, तो इसलिए ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ग्राफ में दिख ही रहा है, आपको तो इवेलुएट करने हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, यही काम हम लोगों ने भी किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 46 नंबर क्वेश्चन, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए, एक बार जल्दी से ट्राई किया जाए भाई। यह है इन द सर्किट एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहाँ है, यहाँ है, इसका रीडिंग चाहिए, इसका रीडिंग चाहिए। इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर का रीडिंग, इधर 100 वोल्ट, इधर 100 वोल्ट, तो भैया जब ये 100 वोल्ट है तो VL VC इक्वल है, कैंसिल कर लेगा, और ये वाला जो V मेन है वही VR हो जाएगा, इसलिए इसका रीडिंग क्या होगा, इसका रीडिंग यानी कि 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो याद होगा, ये तो मैंने बता दिया शॉर्टकट में, आपको भी पता होगा, R हो, L हो, C हो, भाई सब में करंट तो एक ही होगा, करंट तो एक ही होना ही है, क्योंकि भाई तीनों सीरीज में है, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज होगा वो करंट मान लो इस तरह से है, ये है करंट IRMS, इस डायरेक्शन में इसको दिखा रहा हूँ फेज वाइज, तो रेजिस्टेंस में इधर ही होता है हमारा, जिधर करंट है उधर ही हमारा वोल्टेज भी क्रॉस द रेजिस्टर होता है, सेम फेज तीनों में है सेम करंट। लेकिन यहाँ पे करंट, यहाँ पे देखो इसमें करंट भी इधर ही है और वोल्टेज भी इधर ही, यहाँ पे करंट इधर होगा IL, तो VL हमारा ऐसे होगा, क्यों भाई, क्योंकि वोल्टेज से करंट लैग करता है, जब करंट ही हमारा इस डायरेक्शन में तो वोल्टेज लीड कराएंगे, और ये VC है तो VC का क्या करेंगे भाई, तो VC में क्या होता है, जो करंट लीड करता है, करंट ही लीड करता है, तो करंट तो फिक्स हो गया भाई, तीनों में सेम करंट होना है, इसलिए ये करंट फिक्स है, इसमें लैग करता है VC,
VC लैग करता है क्योंकि करंट लीड करता है, मीन्स वोल्टेज लैग करेगा। ऐसे ये है VC, ये है VL और ये है VR। अब इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वही हमारा V मेन होता है। तो जो V मेन यानी सप्लाई का है वो क्या होगा, तो VR प्लस VL प्लस VC, लेकिन DC की तरह नहीं कि भाई ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट तो ये 6 वोल्ट, वैसे नहीं, वेक्टोरियली यानी फेजर डायग्राम की तरह ऐड करने पड़ेंगे। इट मीन्स V मेन जो होगा वो क्या होगा, तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली ऐड करोगे तो VR लिखेंगे, जिधर करंट है उधर ही, करंट जिधर है उधर VR तो है, बट हमारा VL है परपेंडिकुलरली, VC है इधर हमारा परपेंडिकुलरली। तीनों का जो वेक्टर सम करेंगे वही होगा V मेन। इसलिए जब वेक्टर सम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वेक्टर सम में VL माइनस VC ये हो जाएगा, क्योंकि VL इधर है VC इधर है, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, और VL माइनस VC और VR इन दोनों का जब वेक्टर सम करेंगे तो मिलेगा हमें V मेन। मेन जो वोल्टेज है वो ये मिलेगा। इसलिए V मेन इज इक्वल टू होता है, सबको मालूम है कि VR स्क्वायर, ये सब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, VL माइनस VC का होल स्क्वायर ऐसा होता था। अब आप भूल जाएंगे तो बात अलग है। VR का वैल्यू पता है आपको, VR का वैल्यू निकालना ही है, तो चलो भाई कोई बात नहीं, VR का स्क्वायर। लेकिन VL VC जब सेम है 100 वोल्ट तो इसका मतलब 100 माइनस 100 करोगे, अरे भैया 100 माइनस 100 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि मेन वोल्टेज जो है वही हमारा VR हो जाएगा। सो V मेन इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर मतलब VR। इसलिए VR ही हमारा V मेन है, तो V मेन 200 वोल्ट है, इसलिए VR भी 200 वोल्ट ही होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। जब भी सीरीज LRC सर्किट होगा तो वोल्टेज में ये रिलेशन है, वोल्टेज में ये रिलेशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो 120 होता तो उस कंडीशन में 120 माइनस 100 करते, लेकिन ये भी जब 100 दे दिया, ये भी 100 है, तो उस कंडीशन में तो ये तो काउंट ही करना बेकार हो गया। अंडर रूट VR का स्क्वायर वही हमारा V मेन है, तो V मेन इज इक्वल टू कुछ नहीं, V मेन इज इक्वल टू VR। तो उस हिसाब से आप 200 वोल्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई, डायरेक्ट ही टिक लगा देंगे आप फटाफट, क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया बात। तो इसमें भी VL VC 100, V है 200, तो V मेन V, ये है फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया और ये मिल गया हमें। ठीक है भाई, अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। 47 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए भाई। 47 नंबर क्वेश्चन, इसको ट्राई किया जाए। क्या है देखो, ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट। चलो इसको सॉल्व करो, कॉपी है ही तुम्हारे पास, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व करना जरूरी है भाई, पेन चलाना बहुत जरूरी है। चलो, तो ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट। देखो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग काम करते चले तो इजीली अपने आप सिग्नल मिल जाएगा कि करना क्या चाहिए। तो ठीक है भाई, देखा जाए। ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट एक ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं भाई, लेकिन इससे क्या यूज कर रहे हैं, तो लाइटिंग करना है। किसको भाई, यूज टू लाइट ए 140 वाट बल्ब। तो इसका यूज कर रहे हैं 140 वाट बल्ब और 24 वोल्ट, मतलब स्पेसिंग, ये जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है। लैंप फ्रॉम ए 240 वोल्ट AC मेन, यानी कि इधर जो मेन देंगे इसको वो 240 वोल्ट AC मेन देंगे, और इससे हमें लाइट करना है 24 वाट वाले को। इसका मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्ट अगर फीड कर दिया ना उस बल्ब में तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्पेसिफाइड वोल्टेज इसका हमारा 24 वोल्ट है, और इस बल्ब को हमें ग्लो कराना है, तो थ्रू ट्रांसफार्मर इसको फिट करेंगे, क्योंकि मेन वोल्टेज हमारा ये आ रहा है, घर में वोल्टेज ये आ रहा है अगर, और बल्ब ऐसा है। तो ऐसे को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं 10 बल्ब, तो
तो आप कनेक्ट कर देते इससे तो काम हो जाता, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो भैया ये 24 वोल्ट के लिए है और ये 240 वोल्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टेप डाउन यूज कर रहा होगा। तो ए ट्रांसफार्मर यूज टू लाइट दिस लैम्प फ्रॉम ए 240 वोल्ट AC मेन इफ द मेन करंट इज 0.7 एम्पियर। तो यहाँ जो मेन करंट इसमें चलेगा ये है 0.7 एम्पियर का। देन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बताने हैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बताने हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी बताना है तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, याद होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल होता है तो उस कंडीशन में 100% एफिशिएंट होता है, जो इनपुट पावर होता है वही आउटपुट पावर होता है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला ऑब्टेन किए थे। लेकिन जब ये आइडियल नहीं है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर ही एफिशिएंसी समझा जाता है। तो आउटपुट पावर कितना? तो वोल्टेज सेकेंडरी इंटू करंट सेकेंडरी। इनपुट कितना? तो वोल्टेज प्राइमरी इंटू करंट प्राइमरी, यही होता है। अच्छा भाई, वोल्टेज सेकेंडरी हमें पता है कितना, तो भैया वोल्टेज तो ये है 24 वोल्ट, सेकेंडरी में 24 वोल्ट चाहिए। करंट कितना है वो नहीं पता, ठीक है भाई, करंट नहीं पता है, IS रहने देते हैं। और VP कितना? तो उधर प्राइमरी का वोल्टेज हमें पता है कितना भाई, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। और करंट प्राइमरी में वो दिया हुआ है 0.7 ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसके बेसिस पे हमें एफिशिएंसी बताना है। अच्छा भाई, तो ये VS IS नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं है। VS IS के बदले में हम लोग सीधा पावर आउटपुट भी लिख सकते थे, क्योंकि इस वोल्टेज पे इतना पावर हो रहा है ना, ये पावर जो है यही तो हमारा पावर, हमारा VS इंटू IS है, इसलिए सीधा पावर यूज करें। पावर कितना है? 140। इसका मतलब इसके बदले में मैं यूज कर सकता हूं 140, तो दिस विल बी इक्वल टू 140। तुम्हें चाहे तो करंट अगर निकालना हो ना सेकेंडरी का, तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, IS इज इक्वल टू जितना पावर डिसिपेट हो रहा है डिवाइडेड बाई VS। पावर डिसिपेट हो रहा है वो है 140 और VS जो है वो 24 है, तो इसके हिसाब से मैं करंट भी निकाल सकता हूँ, फिर करंट इसमें डाल सकता हूँ। क्या ज़रूरत है इतना करना? ये डायरेक्ट ही तो तुम्हें पता है कि इस बल्ब को ग्लो करा रहे हैं, और ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करा रहे हैं 24 वोल्ट पे करा रहे हैं, और वो 140 वाट कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाइड बाई दिस करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और इंटू 0.7, 0 कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा, इसको 20 से करोगे, 20 डिवाइडेड बाई 24 मीन्स 10/12, 10/12 एटा का वैल्यू आ गया 10/12 का मतलब हो गया ये 1 से थोड़ा कम, 0.8 के आसपास, 0.82 समझो। तो ये इसका मतलब ऑलमोस्ट 82% के आसपास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ ऑप्शन में 83 है, तो यही काम यही करने पड़ेंगे। 140 डिवाइड, ये हमारा 140 डिवाइडेड बाई ये था, तो इसलिए फाइनली आ गया 10/12। 10/12 का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 82.82 है, 0.83 है, 0.84 है, जो भी आएगा वो कर लेंगे। तो समझ गए बात। अगर आपको यहाँ का करंट निकालने की ही ज़रूरत है तो आप ये पावर पे, ये वोल्टेज है तो पावर तो होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो इससे आप निकाल सकते थे। फिर भी क्या ज़रूरत है जब हमें प्रोडक्ट ही पता है सीधा, तो दिस इज इक्वल टू पावर आउटपुट, तो वो सीधा पावर आउटपुट डाल दिया और कैलकुलेट कर लिया। कितना आया है इसका, तो इसका भी देख लिया जाए भाई। VLVC ये आउटपुट पावर इज इक्वल टू 140। आउटपुट पावर देखो डायरेक्ट लिख दिया 140। इनपुट पावर क्या होगा भाई, तो 240 पे सप्लाई है, करंट दिया है, इसलिए ये 168 है, तो सीधा आउटपुट पावर 140 डिवाइडेड बाई ये किया और उससे वैल्यू मिल गया फाइनली 83.3%। कोई बात नहीं है, हम लोग भी निकाल लिए, हम लोग भी वही काम किए, 140 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 0.7, यही तो किए थे। बिल्कुल ठीक है बात। 0.83 आया, मतलब परसेंटेज में लिखना होगा तो 83.3%। ठीक है, तो इफिशियंसी ये आया 0.83 मीन्स 83%, ऐसा लिख देंगे और काम चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये डाउट था
व्हेन एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी, भाई खुद से पहले ट्राई करो, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को पढ़ के समझना, ये एबिलिटी ही कम डेवलप होगा तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो जल्दी से इसको समझ लिया जाए। When an AC source of voltage V0 sin omega t is connected across a circuit, phase difference between voltage and current in the circuit is observed to be pi by 4. पाई बाई 4 है। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 4। ठीक है भैया, पाई बाई 4 है वोल्टेज एंड करंट में, लेकिन लीडिंग कौन कर रहा है कौन लैगिंग वो नहीं पता, नहीं दिया है इसमें एज सोन इन फिगर। अच्छा, एज सोन इन फिगर, तो एज सोन इन फिगर जब दे दिया तो इस फिगर में देखने से क्या लग रहा है, वोल्टेज ये डॉटेड है, करंट ये है, और ये वोल्टेज से करंट इधर है। इसका मतलब इधर जाना मतलब लीड करना होता है, इधर का मतलब होता है लीड करना, टाइम के मामले में अहेड हो जाना, पहले हो जाना। इट मीन्स करंट लीड्स वोल्टेज, करंट हमारा लीड कर रहा है वोल्टेज को। और क्वेश्चन में दे दिया कि भाई पाई बाई 2 का डिफरेंस है, इसका पाई बाई 4 का डिफरेंस, इसका मतलब करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई 4, क्योंकि फेज डिफरेंस दे दिया है और डायग्राम बता रहा है करंट इज लीडिंग, करंट हमारा उधर है। टाइम के मान देखो, वोल्टेज अपना मान लो 5 सेकंड पे मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट हमारा 4 सेकंड पे ही मैक्सिमम हो रहा है। तो कौन पहले हो रहा है, करंट, करंट पहले हो रहा है, कोई भी चीज करंट में पहले हो रहा है तब वोल्टेज में, सो करंट इज लीडिंग। तो फाइनली यहां तक में ये कंक्लूजन मिल गया। इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली ओनली RC और RL और LC, भैया LC अगर होता तो पाई बाई 2 का लीडिंग लैगिंग होता, L और C खाली होता तो L वाला इधर XL, इधर वाला है XC। तो इन दोनों का जब भी होता तो इसी पे होता, भाई इस पे हो चाहे इस पे हो, तो वो क्या होता, वोल्टेज से लीड करता या लैग करता करंट पाई बाई 2 से। तो वो तो है नहीं ये कंडीशन, ये नहीं हो सकता। RL तो R इधर और L इधर, XL इधर, तो इस कंडीशन में करंट लैग करता, क्योंकि Z इधर बनता तो करंट लैग करता, करंट लैगिंग तो है नहीं, करंट लीड करने वाला है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या, RC, इट मीन्स वो RC सर्किट है। ठीक है, तो सीरीज में चाहे LC हो चाहे RC हो, ये पॉसिबल है। तो फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ द 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट का पॉसिबल वैल्यू सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो पता लग गया कि RC ही है। इतने पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से RC ही है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि करंट लीड कर ले पाई बाई 4 से, RC है। ठीक है भाई, और जब RC है तो इनमें से कौन हो सकता है, पाई बाई 2 से, पाई बाई 4 से लीड कर रहा है, मतलब R है और इधर हमारा XC है, और पाई बाई 4 से लीड कर रहा है, इसका मतलब जितना R है उतना ही XC है, तभी तो ये पाई बाई 4 आएगा। बिल्कुल भाई, इट मीन्स XC का वैल्यू उतना ही है जितना R है। R कितना है, तो R का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलो ओम, ये है, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि C का वैल्यू करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये भी 1 किलो ओम दिया, ये भी 1 किलो ओम दिया है, और C वाला, बाकी तो L वाला तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इन दोनों में 1 किलो ओम पे कैपेसिटेंस अलग अलग दिया है, इसका मतलब 1 किलो ओम अगर हो तो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लें। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू R, क्योंकि यही R है, तो 1 अपॉन ओमेगा C R है अगर, तो C का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा R, और ये 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू दिया है 100, और R का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुका है वो 10⁻³ है, ये है R का वैल्यू 1 किलो ओम। तो ये फाइनली आ गया कितना भाई, तो 10⁵ आ गया। कैपेसिटेंस इज 10⁵, 10⁵ बोलें तो कौन सा, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 का मतलब हो गया, ये तो 10⁻⁻6 हो गया, और ये वाला हो गया तुम्हारा 10 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज 10⁻⁻5। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही वो है जो काम करा सकता है, पाई बाई 4 का लीडिंग करा सकता है यही, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना है उतना ही वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C का होना चाहिए। उससे C का वैल्यू हमें मिल गया, C का वैल्यू निकाला, 10⁻⁻5 आया, मतलब ये। तो ये इसका A ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टू एलिमेंट बताने हैं, तो दो एलिमेंट जो भी है उनका वैल्यू बताने हैं। तो एल वाला आर वाला होगा नहीं, एल आर सर्किट होता तो लैग कर रहा होता, तो वो तो है नहीं, इसलिए आरसी सर्किट है और आरसी में वो होगा सी का वैल्यू जो कि इसको एक्स इक्वल टू आर हो। एक्स इक्वल टू आर इसलिए कंक्लूजन निकला क्योंकि π/4 का लीडिंग, तो tan फाई होता है वही XC अपॉन आर, और जब tan 45 डिग्री है ये π/4 है तो ये 1 हो गया XC अपॉन आर, इट मीन्स XC इज इक्वल टू आर। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लिया और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका देखें, फिगर गिवन इन द क्वेश्चन शोज दैट द करंट लीड्स, फिगर के हिसाब से करंट लीड्स वोल्टेज बाई फेज एंगल π/4, ठीक है। देयरफॉर द सर्किट इज आरसी, आरसी ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। tan फाई इज इक्वल टू दिस, tan π/4 रख दिया, ये मिल गया, 1 इज इक्वल टू दिस, और सी का वैल्यू होगा 1/ω/r, सी का वैल्यू हो गया 1/ω/r, तो सी का वैल्यू 1/ω/r कर देंगे। सी का वैल्यू 1/ω/r, ओमेगा का वैल्यू 100 था, वैल्यू निकाल लिए, तो सी का वैल्यू निकाल दिया 10, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, यही काम हम लोगों ने भी किया था। चलो अब देखा जाए जरा 59 नंबर क्वेश्चन देखें। ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है तो इसको जल्दी से समझ लिया जाए। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टैंक सर्किट, टैंक सर्किट का मतलब होता है सीरीज LRC सर्किट। सीरीज LRC सर्किट इज ऑल्सो नोन एज टैंक सर्किट, ठीक है भाई। तो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर व्हेन L इज दिस एंड C इज दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, अच्छा ये पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल वाला एक्चुअली तुम्हें सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे दे दिया इसलिए तुम्हारा ये डाउट बना। पैरेलल सर्किट दे दिया हुआ है, पैरेलल सर्किट तो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, पता नहीं है MTG वाले ने इसको क्यों दे दिया पैरेलल सर्किट, बट चलो दिया है तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया बता देता हूँ। पैरेलल सर्किट का मतलब हुआ कि L भी होगा, इसके पैरेलल में C होगा और इसी के पैरेलल में R होगा। तो बेसिक बात बस थोड़ा सा जान लेते हैं पैरेलल सर्किट का, तो ये अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप। और इसमें हमने AC सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये हो गया पैरेलल सर्किट, ठीक है भाई। तो ये जब हमने अप्लाई कर दिया VRMS है ये, इसका सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हमने दे दिया, मान लो 50 हर्ट्ज पे दे दिया भाई, और ये मान लो 220 वोल्ट है, ठीक है भाई, दे दिया। अब यहाँ पे क्या चलेगा भाई, तो यहाँ पे अब करंट इसमें ड्राइव होंगे, इसमें करंट जो चलेगा वो वोल्टेज ये है, तो यहाँ पे करंट जो IC होगा वो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई, तो वोल्टेज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई XC। जैसे वोल्टेज बाई R होता था करंट, वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड बाई XC होगा, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई XC 1/ωc, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा ये, तो यहाँ पे जब होगा चलो देखो यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो करंट होगा IL हो जाएगा वैसे ही वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा भाई, तो XL। और यहाँ पे जो R होगा, यहाँ पे मान लो करंट हम लोग लिखना चाहें IR, तो वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, तो यहाँ रेसिस्टेंस से डिवाइड करो वोल्टेज में, वो मिलेगा करंट। यहाँ पे आप XL से डिवाइड करो, मिलेगा करंट RMS। यहाँ पे भी हम लोग XC से डिवाइड करेंगे, मिलेगा करंट। तो ये तीन करंट हो गए, IL, IC और IR। तीनों का वैल्यू निकालना होगा, ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो ये होता है कि इसमें भी तो भाई ओमेगा अलग अलग रखोगे, ओमेगा का वैल्यू चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मतलब ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, तो f चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता रहेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा चेंज होगा तो XC चेंज होगा, XL चेंज होगा, R तो चेंज होता नहीं, तो XC XL चेंज होगा। तो इसमें भी तो भाई
XC ऐसे वेरी करता है, XL ऐसे वेरी करता है ओमेगा के साथ, याद होगा तुम्हें। और जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। जब हम लोग X और ओमेगा के बीच में ग्राफ दिखाते हैं तो ये रहता है XL और ये रहता है XC, याद होगा ये सब, तो खैर सबको याद है। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों का इक्वल वैल्यू हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा होगा भाई, अगर XC का कुछ अलग वैल्यू है तो यहाँ पे करंट का अलग वैल्यू होगा, क्योंकि V तो दोनों में सेम है, V दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे XC XL अलग अलग होगा तो ये करंट भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, कभी भी आ जाए ऐसा तो यही आएगा मैक्सिमम। यहाँ से करंट जो होगा, मेन करंट इसको बोलेंगे। मेन करंट क्या होगा, तो जैसे डीसी में होता था I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मेन करंट, वैसे ही यहाँ भी होगा। यहाँ भी मेन करंट होगा क्या भाई, तो IR प्लस IL प्लस IC, लेकिन वेक्टोरियली। यहाँ भी वैसे ही होता है। और तुम्हें पता है भाई कि जिधर वोल्टेज है उधर हमारा होता है, जिधर वोल्टेज होगा उधर ही होगा हमारा वोल्टेज, जो मेन वोल्टेज है उधर ही होगा हमारा वोल्टेज आर के अक्रॉस। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये जो भी वोल्टेज है, ये करंट, अगर हम लोग देखें कि करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अगर मैं करंट का लिखूं, क्योंकि करंट का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो करंट में रिलेशन जानना चाहेंगे, तो करंट रेसिस्टर के अक्रॉस उधर ही होगा जिधर वोल्टेज होगा। करंट रेसिस्टर के अक्रॉस उधर ही होता है जिधर वोल्टेज होता है। भैया वोल्टेज जिधर होगा उधर ही करंट का फेज होगा, IR तो उधर ही होना है IR। लेकिन वोल्टेज से लीड करता है करंट कैपेसिटर में, तो IC इधर होगा और IL इधर होगा, IL। अब इन तीनों का वेक्टर सम सीरीज में होता था तो याद होगा वोल्टेज का वेक्टर सम, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पैरेलल में तो यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना दोनों तरफ, तो तीनों में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा कि मेन करंट कितना होगा, ये मेन करंट कितना होगा, तो ये मेन करंट होगा, मेन करंट जो होगा वो क्या होगा भाई, तो मेन करंट होगा √IR², क्योंकि तीनों का वेक्टर सम। और ये IC और IL का हम लोग निकालेंगे डिफरेंस, IC माइनस IL का जो डिफरेंस होगा, ये वाला और ये वाले का जो आएगा वेक्टर सम, वो बनेगा I मेन। इसलिए I मेन विल बी इक्वल टू IR² प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। ये होगा करंट इन द पैरेलल सर्किट, जो मेन करंट है I मेन, वो ये होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने के बदले में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए करंट मेन क्या होगा, तो तीनों का वेक्टर सम, बात खत्म। यही मेन चीज याद रखने हैं। अब इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो उस कंडीशन में XC XL सेम होगा, और जब XC XL सेम होगा तो ये करंट और ये करंट इक्वल वैल्यू के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब XC इज इक्वल टू XL, तो ये जब दोनों सेम ही वैल्यू है XC और XL, तो उस कंडीशन में ये करंट अगर 2 एम्पियर तो ये भी हो जाएगा 2 एम्पियर। और जब 2 एम्पियर होगा तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर कैंसिल कर लेंगे और बचेगा सिर्फ IR। तो एट रेजोनेंस, ध्यान देना, एट रेजोनेंस XC इज इक्वल टू XL होगा, और उस कंडीशन में जब XC इक्वल टू XL हो जाएगा तो I जो मेन होगा वो क्या होगा भाई, तो वो IR ही हो जाएगा, क्योंकि I मेन जो होगा वो IR हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, IR ही आएगा, क्योंकि ये वाला इक्वल हो गया। IC इज इक्वल टू IL हो जाता है इस कंडीशन में जब रेजोनेंस होता है। तो मेन करंट IR बन जाता है, और वो मेन करंट जो IR बनता है वो मिनिमम करंट होता है, क्योंकि ये दोनों तो मिलकर के 0 हो गए, तो वो मिनिमम बन जाता है। तो ये करंट इज मिनिमम। ध्यान देना, यहीं पे डिफरेंस है। सीरीज LCR सर्किट में जब रेजोनेंस होता था तो करंट मैक्सिमम होता था, ऐसे होता था सीरीज LRC सर्किट में। यहाँ वैसे नहीं होता, यहाँ ऐसे होता है। मतलब जब रेजोनेंस होगा तो उस समय करंट का वैल्यू जो होगा मेन करंट वो मिनिमम पे चला जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो ये IL और IC दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो मेन करंट में सिर्फ IR रह जाएगा जो कि मिनिमम होगा, क्योंकि ये कुछ आता तो बढ़ाता है ये मेन को, लेकिन ये अब 0 हो रहा है तो इक्वल टू IR। तो IR जो है वो
मेन करंट का मिनिमम वैल्यू है। इसलिए रेजोनेंस कर्व इसमें जो आएगा I0 और ओमेगा, तो जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो उस समय करंट का वैल्यू मिनिमम होगा। पैरेलल सर्किट में ये होता है, रेजोनेंस कंडीशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिनिमम होगा। इसलिए पैरेलल LRC सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से ये रेजोनेंस कंडीशन में आएगा उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल का मिनिमम करंट होगा और बाकियों का हो जाएगा करंट, लेकिन उस पर्टिकुलर वाले का मिनिमम करंट मतलब उसको नेग्लेक्ट करेगा, उसका करंट नहीं आ रहा सर्किट में। तो पैरेलल LRC सर्किट इज ऑल्सो नोन एज रिजेक्टर सर्किट। करंट का यहां डिस्ट्रीब्यूशन होता और ये रिलेशन वैलिड रहता है। इसको आप जरूर नोट रखेंगे, कहीं भी पैरेलल पे पूछा जाता है तो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पूछ भी नहीं सकता। मेन क्या है, सारे रिलेशन वैसे ही हैं, बस ये है कि जब रेजोनेंस में आएगा तो IC IL दोनों सेम हो जाएगा वैल्यू में, बट मेन करंट में जो आएगा, मेन करंट का ये एक्सप्रेशन है क्योंकि तीनों का वेक्टर सम होने हैं, इस मेन करंट का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा जब रेजोनेंस होगा। तो सो रेजोनेंस में मिनिमम होना मतलब जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले के कॉरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस आएगा उसका फ्रीक्वेंसी का मिनिमम करंट ड्राइव होगा, इट मीन्स वो रिजेक्ट होगा। और सीरीज LRC सर्किट में इसका अपोजिट होता था, इसलिए उसका नाम था सेलेक्टर सर्किट, क्योंकि आउट ऑफ मेनी सिग्नल सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाले को सेलेक्ट करके मैक्सिमम करंट पास कराता था सीरीज LRC सर्किट। ये क्या है, रिजेक्टर सर्किट, किसी पर्टिकुलर वाले को रिजेक्ट करने हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस में ले आओ पैरेलल वाले सर्किट में, वो उस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को बिल्कुल नहीं लेगा, इसलिए इसका नाम रिजेक्टर सर्किट है। अब आपको दे दिया है MTG वाले ने, पता नहीं कैसे दे दिया है, ऐसा तो मेंशन तो नहीं मुझे दिखा है। आप लोग के स्कूल में हुआ है क्या पैरेलल LRC सर्किट? क्या हुआ है भाई? अच्छा, अभी कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी? नॉर्मल आ रही थी ना, आराम से, ठीक है ठीक है। अब चलो जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टैंक सर्किट तो सीरीज LRC सर्किट मतलब LRC सर्किट समझे, of an oscillator when L is equal to this and C is equal to this is connected in parallel। जब कनेक्ट किया है पैरेलल, मतलब LRC सर्किट को एक टैंक सर्किट बोलते हैं, पर हमें सीरीज पढ़ना होता है तो सीरीज को समझते हैं। अभी यहाँ पे पैरेलल एक्सप्लिसिटली बोल रहा है क्वेश्चन में, पैरेलल में है तो कोई बात नहीं है। वैसे भी इस पूछ रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस सीरीज में लाना हो या पैरेलल में लाना हो बात तो यही करने पड़ेंगे, X = XL करने पड़ेंगे। इसलिए इसका तो भाई ω0 C 1/ω0 C = ω0 L होगा, और ω0 का जो वैल्यू आता है वही आएगा भाई 1/LC, यही हमारा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। क्यों भाई? क्योंकि ये जो होता है यही तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसमें 2π से डिवाइड करते हैं। तो ये बन गया तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ये, तो निकालना क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट ये है, तो टैंक सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो भैया यही है। अब इसमें वैल्यू जो है वो डाल देना है, निकाल लेना है, ठीक है भाई। आंसर देख लिया जाए, टैंक सर्किट का ये आ गया, देखो फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC जो होता था तो कर देने हैं, वैल्यूज डाल देने हैं, मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने देखा, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेने हैं, चाहे सीरीज सर्किट हो या पैरेलल। रेजोनेंट जो सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं होने वाला, रेजोनेंट कंडीशन यही रहता है पैरेलल में भी सीरीज में भी, ठीक है। तो ये तो काम हो गया। 60 नंबर देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है भाई, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ which graph shows the correct relation graphical representation for LC parallel resonant circuit। ये parallel resonant circuit इसलिए ये आपका डाउट बना था, parallel resonant circuit के लिए कौन सा ग्राफ होगा। 4 ग्राफ दिए हुए हैं,
हमें दिखाने हैं। देखो यहाँ पे इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है और करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है और इधर तो इम्पीडेंस का तो फिर ये सिलेबस से तुम्हारे बाहर चला जाएगा। यहाँ पे इम्पीडेंस का जो है रिलेशन वो अलग होता है, यहाँ पे वो वाला रिलेशन नहीं हैंडल होता है इम्पीडेंस में, क्योंकि यहाँ पैरेलल होता है। तो पैरेलल में ऐसा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, सीरीज में रहता है तो ऐड होता है, यहाँ पे पैरेलल में ये इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो खैर ये तो आप आगे जब पढ़ोगे डिटेल पैरेलल का तब। और चलो करंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो करंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अभी बताया था मैंने कि वो इस तरह का होता है भाई। ये तो सीरीज में होगा, सीरीज एलआरसी सर्किट में अगर पूछता तो हम लोग ये वाला बोलते, पैरेलल वाले में करंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये है, तो यही होगा। तो इसका यही आंसर बन जाएगा। देखो इसका आंसर में डी ऑप्शन, एट पैरेलल रेजोनेंस L and C आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट इज मिनिमम। उस कंडीशन में करंट मिनिमम होता है, वो तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है भाई, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल वाला वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान भी उतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस करंट का रिलेशन याद रखना, रेजोनेंस कंडीशन सेम ही रहेगा और करंट जो रेजोनेंस कर हुआ होता है वो उल्टा हो जाता है, करंट बन जाता है मिनिमम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो ये केस स्टडी वाला है क्वेश्चन, यहाँ ट्रांसफार्मर पे ये केस स्टडी दिया हुआ, तो इसको पहले पढ़ लिया जाए भाई। तो ट्रांसफार्मर इज एसेंशियली एन एसी डिवाइस, एसी डिवाइस ही एसी पे ही काम करता है, कैनॉट वर्क फॉर डीसी, डीसी पे वर्क नहीं करेगा। इस डीसी बोलने का मतलब है कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी पे काम नहीं करेगा। जब तक फील्ड चेंज नहीं करेगा तब तक म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं इंड्यूस होगा, तो हमें उधर आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट डीसी के लिए काम नहीं करेगा। इट चेंजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, उसको चेंज करता है स्टेप अप या स्टेप डाउन। इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, बिल्कुल भाई चेंज नहीं करता। 1 सेकंड में 10 बार करेगा तो 1 सेकंड में इधर भी 10 बार वेरिएशन होंगे। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो होते हैं हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न एंड वन ऑन द सेम सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर में ही वो वाइंडिंग किया होता है। द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इन द आइडियल ट्रांसफार्मर आर 2000 and 50। चलो अब ये अगर दे दिया कि 2000 और 50 है अगर नंबर ऑफ टर्न्स रिस्पेक्टिवली, प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बल्ब ऑफ 0.6 ओम। इतना इंफॉर्मेशन दे दिया ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी क्या होगा? चलो भाई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग निकालें। तो क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कितना है भाई, तो इधर है हमारा 2000। ठीक है, ये NP है और इधर NS है, वो है हमारा 50 ओनली 50 है इधर। ठीक है भाई, द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट, तो यहाँ 120 वोल्ट है और सेकेंडरी है हमारा वो कनेक्टेड टू ए बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे बल्ब यानी कि सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस है सेकेंडरी का वो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो 0.6 ओम का है। और ये हमारा नहीं दिया हुआ कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज तो हम लोग डायरेक्ट इसी के रेशियो में बता सकते हैं भाई, टर्न रेशियो ही तो वोल्टेज रेशियो होता है, इसलिए हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं ज़रूरत पड़ा तो। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज, अच्छा सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ही पूछ रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल इधर है, प्राइमरी कॉइल इधर है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज पूछ रहा है, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ जो टर्न रेशियो होता है वही होता है। तो सोचो भाई 2000 है, यहाँ 50 हो गया, 2000 अगर यहाँ 100 होता तो 20 टाइम्स कम होता, 50 है तो इसका मतलब 40 टाइम्स कम हो गया। इट मीन्स इसको 1/40 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा 40 टाइम्स रिड्यूस हो गया, तो ये भी 40 टाइम्स रिड्यूस होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वोल्टेज सेकेंडरी का वो कितना हो जाएगा, तो 120 जो था उसको 1/40 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जैसे ये होता है वैसे ही वोल्टेज होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा 3 वोल्ट मिल जाएगा। तो 3 वोल्ट 120 डिवाइडेड बाई 40 यानी 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का इधर है भाई, तो 3 वोल्ट का हमारा सेकेंडरी मिल जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ करंट इन द बल्ब, बल्ब में कितना करंट होगा, तो बल्ब में करंट कितना हो, बल्ब में जब वोल्टेज पता लग चुका, बल्ब ग्लो कराए हो, इससे 3 वोल्ट वाले से रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या मैं बल्ब का नहीं निकाल लूँगा करंट, निकाल लूँगा भाई।
तो यहाँ पे करंट का वैल्यू अगर चाहिए हमारा, सेकेंडरी में करंट का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग वोल्टेज सेकेंडरी डिवाइडेड बाई आर सेकेंडरी करेंगे। वोल्टेज सेकेंडरी है 3 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 0.6, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो ये 5 एम्पियर हो गया भाई। 6/10 दैट इज 30/6, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितना करंट, प्राइमरी कॉइल में कितना करंट, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिया है, इफिशिएंसी नहीं दिया है, लेकिन वोल्टेज दिया है। कोई बात नहीं, वोल्टेज जितना टाइम्स उधर बढ़ता है, करंट इधर उतना टाइम्स बढ़ता है। याद होगा रेसिप्रोकल। अगर हमारा वोल्टेज डिक्रीज हुआ है 50 टाइम्स तो करंट इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हुआ है 40 टाइम्स तो इधर करंट हमारा इंक्रीज होता है 40 टाइम्स। याद ही होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे होता था। इसलिए वोल्टेज में 1/40 टाइम्स है तो ये 40 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज होना होगा। यहाँ डिक्रीज हुआ तो यहाँ इंक्रीज होना होगा। तो यहाँ करंट है 5 एम्पियर, जो कि इससे 40 टाइम्स, इधर के करंट से 40 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स आई प्राइमरी में अगर 40 मल्टीप्लाई करें तब जाकर के ये मिलेगा, आई प्राइमरी इंटू 40 करेंगे तब जाकर के ये मिलेगा 5 एम्पियर का करंट। इसलिए आईपी का वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाई 40, 1/8, 1/8। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 डिवाइडेड बाई 8 मिली एम्पियर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड हो गया, मिली बन गया वो। 1000/8 का मतलब कितना हो गया? 125 मिली एम्पियर, 125 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में नहीं लिखा है, एम्पियर में ही लिखा है, तो 0.125 एम्पियर, 0.125 एम्पियर, 0.125 एम्पियर इसको लिखेंगे। तो 0.125 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू पे ऑप्शन ए टिक लगा देंगे। इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था आइडियल ट्रांसफार्मर है भाई 2000 से 50 हुआ है, तो जितना हमारा वोल्टेज जितना टाइम्स, देखो भाई टर्न हमारा डिक्रीज हुआ है 1/40 टाइम्स, 40 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो वोल्टेज भी 40 टाइम्स डिक्रीज हो गया, इसलिए 120 से 40 टाइम्स कम कर दिया तो करंट हमारा 40 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो करंट 40 टाइम्स इंक्रीज हुआ, इधर का करंट पता है तो इधर का हमें 40 टाइम्स कम कर लेंगे, तो मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 40। इस तरह से काम बन जाएगा। इसका आंसर में हम लोग देख सकते हैं, पहले वाले का निकाला भाई तो वोल्टेज आ गया 3, ठीक है, और करंट आ गया 5, और इधर हम लोग निकालेंगे वही रिलेशन किया है, आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी इज उल्टा होता है भाई रेशियो, तो NS डिवाइडेड बाई NP, NS डिवाइडेड बाई NP मतलब ES डिवाइडेड बाई EP, वोल्टेज S डिवाइडेड बाई वोल्टेज P। ऐसे कर लिया, काम वही हो गया, 0.125 एम्पियर का करंट चलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है उसी पे, तो पावर इन द प्राइमरी कॉइल कितना होगा, पावर इन द प्राइमरी कॉइल कितना होगा? तो देखो भाई पावर इन द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में पावर का तो वोल्टेज तो पता है और करंट भी अभी निकाल दिया। करंट कितना भाई? तो 1/8, करंट था 1/8 यानी कि ये वाला वैल्यू। तो पावर कितना होगा प्राइमरी में? तो प्राइमरी में पावर विल बी करंट इन द प्राइमरी इंटू वोल्टेज इंटू प्राइमरी। करंट था 1/8 और वोल्टेज था 120, इसलिए ये मिल गया, तो 120 मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो 8 से 2 4 जा कर दें, 30 डिवाइडेड 2 मीन्स 15 आ गया। तो पावर हो गया 15 वाट, ठीक है, 15 वाट का हो गया पावर। तो पावर यहाँ 15 वाट, ये वाला टिक लगा देंगे। अब पावर इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? तो पावर इन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में हमें क्या क्या पता है भाई? तो वोल्टेज और करंट तो पता ही था, करंट था 5 और वोल्टेज था 3, तो 3 इंटू 5 15 ही आएगा। वैसे भी आइडियल ट्रांसफार्मर था, तो जो प्राइमरी में होगा पावर वही सेकेंडरी में होगा पावर। पावर इधर 15 है तो इधर भी 15 ही रहेगा। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। इसका भी आंसर देखना चाहेंगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही पावर सेम रहने हैं। आपको पता लग चुका जो बात था मेन।
पावर निकालने हैं तो वोल्टेज इनटू करंट लिख सकते हो, या डायरेक्ट अगर कोई और अगर बल्ब ग्लो कर रहा होता तो सीधा पावर लिख लेते। अभी हम लोगों को वोल्टेज भी इधर पता ही है, करंट भी पता है, इसलिए हम लोग इधर का निकाल लिए, और एक का निकाल लिया तो दूसरा भी पावर उतना ही होगा क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। पावर स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं होता है, वोल्टेज स्टेप अप या करंट स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज स्टेप डाउन तो करंट स्टेप अप। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और है केस स्टडी, देखो गिवन बिलो एलसीआर सर्किट पे है। ठीक है भाई, एलसीआर सर्किट पे हम लोग देखें, दिख रहा है यहाँ तक, पढ़ने में आ रहा है भाई, पढ़ पा रहे हो? ठीक है, तो इसको जरा देख लिया जाए क्या कह रहा है, ये डिस्कस क्या कर रहा है। तो इसमें देखेंगे तो व्हेन प्योर रेसिस्टर आर, प्योर इंडक्टर एल एंड प्योर कैपेसिटर आइडियल कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है भाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लिया और ये कर दिया। देन द करंट एट एनी इंस्टेंट थ्रू द थ्री एलिमेंट हैज द सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि तीनों जब सीरीज में है भैया तो तीनों का सेम ही आई नॉट होगा, सेम ही सब होगा, करंट सेम ही होना है। एंड रिप्रेजेंटेड बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है। हाउएवर वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विद करंट एज सोन इन ग्राफ। तो बिल्कुल भाई, एज सोन इन ग्राफ करंट जो भी होता है वोल्टेज का अलग रिलेशनशिप होता है, क्योंकि सीरीज एलआरसी सर्किट में एल भी है, सी भी है और आर भी है। लेकिन जो भी वोल्टेज तुमने कनेक्ट किया सीरीज में, करंट तो सब में सेम होगा, करंट तो सब में सेम होगा, सेम पिक वैल्यू, सेम फेज सब रहेगा। लेकिन करंट अगर ये है, करंट तो तीनों में यही है, चाहे वो आई एल हो, चाहे आई सी हो, चाहे आई आर हो। बट वोल्टेज का तो भाई अलग अलग रिलेशन है, वोल्टेज का तो अलग रिलेशन है। कैसे भाई? तो रेसिस्टेंस है तो भाई इधर ही वोल्टेज होगा वी आर, और आई एल है तो इसमें तो तुम्हें पता है भाई कि वोल्टेज यहाँ पे लैग करता है क्योंकि करंट लीड करता है, तो इसलिए वी एल इधर हो जाता है, वी ए उल्टा हो गया, यहाँ करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है, इसलिए वी एल इधर होगा और ये वी सी इधर हो जाएगा, वी सी इधर हो जाएगा, क्योंकि करंट लीड करता है वोल्टेज को। अब करंट ही पता है तो वोल्टेज को लैग कराएंगे, इसलिए इधर हम लोग VC लिखते हैं। तो इस तरह का रिलेशन बनता है। तो यही इसने दिखा रखा है भाई कि डिफरेंट हाउ एवर वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है VL, VC और VR वो इस तरह से होता है। तो current is same, however voltage across have different phase relationship with current as shown in the graph। तो ग्राफ में यही है, करंट का ये फेज है तो हमारा देखो क्या दिखा रहा है, VR इधर ही दिखा रहा है, ये VR दिखा रहा है, लेकिन ये VL दिखा रहा है, इधर VC दिखा रहा है। ठीक है भाई, होता ही है ऐसा। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ LRC सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, वो सबको मालूम है। एंड द सर्किट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, वोल्टेज लीड्स करंट बाई फेज एंगल फाई। यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है करंट को फाई से। ये Z है, ये K जो दिखा रहा है वो Z है, और इधर ही हमारा वोल्टेज हो जाएगा। वोल्टेज हमारा कोई करंट इधर दिया हुआ है, करंट इधर दिया है, ये वोल्टेज है। VL, VC, VR ये सब ऐड किया तो हमें नेट वोल्टेज यानी वोल्टेज मेन मिल गया। मेन वोल्टेज है ये, और ये करंट मेन है। तो यहाँ पे देख रहे हो वोल्टेज इज लीडिंग करंट, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को इस सर्किट में। द वोल्टेज लीड्स करंट बाई ए फेज एंगल फाई। तो ठीक है भाई, बिल्कुल फाई से ये लीड कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछना क्या चाह रहा है वो देखो। तो डायग्राम तो हम लोग का वही है जो ये एक्सप्लेन किया इस केस स्टडी के लिए। अब इस पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। डायग्राम तो यही है, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो जरा समझा जाए। देखो क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम, रेसिस्टेंस वैल्यू बोल रहा है 12 ओम, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम, एंड प्योर इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी, 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी इसका इंडक्टेंस है। आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड प्लेस्ड अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, तो वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस बताना है तो एक्सएल बताना है। एक्सएल तो वही ओमेगा एल होता है। ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई है, क्योंकि 50 हर्ट्ज का मतलब वो क्या हुआ 100 पाई। तो भाई ओमेगा तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज का है सप्लाई, इसलिए 100 पाई। जहाँ फ्रीक्वेंसी इंडिया में तो भाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, इसलिए सीधा ओमेगा का वैल्यू 100 पाई। 60 हर्ट्ज होता तो ओमेगा का वैल्यू 120 पाई। तो अभी तो ये इतना है, तो हम लोगों ने एक्सएल का वैल्यू ओमेगा और इंटू एल का वैल्यू है 0.1 यानी कि 1/10। तो इससे हमें मिल गया भाई कितना, तो 10 पाई। 10 पाई का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 3.14 मीन्स 31.4। तो 31.4 ओम का एक्सएल है, 31.4 ओम का एक्सएल है। एक्सएल तो पता लग गया भाई जो निकालना था। और इसके बाद क्या पूछ रहा है भाई इस पैराग्राफ में, तो और पूछा जा रहा है हमारा वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होगा, अच्छा भाई तो इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं, तो इम्पिडेंस निकालते हैं भाई सीरीज LRC सर्किट है, इम्पिडेंस होता है R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो यहाँ पे XC है 14 और XL आया है 31, तो क्या लिखूंगा मैं XL माइनस XC का स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आप लिख रहे हो पहले। तो R², R का वैल्यू कितना था, तो R का वैल्यू था 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस XC, तो XL कितना था, तो XL का वैल्यू हमारा निकाल चुके हैं 31.4। 31.4 माइनस XC का वैल्यू था 14। ये काम करेंगे मीन्स √12 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 17.4 इसका स्क्वायर। ये काम करेंगे आप और ये जो वैल्यू आ जाएगा Z का वो मिल जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 17.4 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू हमारा कुछ आ जाएगा। जो वैल्यू आ जाए उसका वैल्यू को कैलकुलेट करने हैं, तो यही तो लास्ट था क्वेश्चन। पहले तो ये निकाल लिया हम लोगों ने भाई 81 वाला कि ये इतना आया हमारा एक्सएल, और इम्पिडेंस निकालना है तो भैया ये काम करने पड़ेंगे। तो देख लिया जाए इसका आंसर में R का वैल्यू दिस है, XC का वैल्यू ये है, L का वैल्यू ये है। तो एक्सएल निकाला हम लोगों ने 2πnL, तो ये आ गया 31.4। ठीक है 31, ये तो पहला निकल गया था और उसका इम्पिडेंस का नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। इम्पिडेंस का काम वही करना है, जब एक्सएल हमें पता है, R पता ही है, XC दिया ही है क्वेश्चन में, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं थी कि नहीं निकले। तो इसलिए एक्सएल निकाल चुका है 31.4 ये वाला, और इम्पिडेंस निकालना है सिंपल। जब इम्पिडेंस निकालना है एक्सएल निकाल चुके, XC दिया है, R भी दिया है, तो इम्पिडेंस ऐसे निकाल देना है, काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको हटाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 82 नंबर, द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। अच्छा तो ये तो इम्पिडेंस वाला ही तो हम लोग अभी देखे थे, इम्पिडेंस निकाला था, हाँ ये वाला निकाला था। ठीक है भाई 12² प्लस 13 माइनस 14 यानी 17.4 का स्क्वायर किया था, 21.13 आया। ठीक है भाई वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आ गया इसका 21.13 82 नंबर। ठीक है, और 83 नंबर देखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, करंट का क्या वैल्यू होगा, तो मैंने तो मिटा दिया। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, तो इम्पिडेंस आ चुका है, वोल्टेज का पिक वैल्यू, करंट का पिक वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, खाली करंट का वैल्यू चाहिए, तो मतलब RMS वैल्यू, तो VRMS डिवाइडेड बाई Z यही होगा। और VRMS कितना था भाई, तो वोल्टेज कितना था अप्लाइड देखना पड़ेगा, वोल्टेज 200 था, VRMS 200 है, VRMS 200 है। तो ठीक है भैया 200 के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, तो ये 200 है वोल्टेज का पिक वैल्यू, और Z का वैल्यू अभी कैलकुलेट करके लाए हम लोग 21.13, तो समझो 21 ये हो गया वैल्यू। तो 21 से अगर 20 होता तो ये सीधा 10 टाइम्स हो जाता, 21 है इसलिए 10 से थोड़ा कम हो जाएगा, 9.5 के आसपास करंट का वैल्यू। तो करंट का वैल्यू यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो वो हो जाएगा 9.5 के आसपास, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा 83 का हो गया 9.5 अप्रॉक्सीमेटली। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग चाहें तो इसका आंसर देख सकते हैं। 83 का कितना आ जाएगा
या 200 डिवाइडेड बाई दिस। तो जब भैया जब इम्पेडेंस पता हो तो आप तो काम कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में फेज एंगल क्या है। तो जब XC XL R पता है, जब तीनों पता है तो फेज एंगल भी निकाल लेंगे। लेकिन ये जो डिग्री है और मीडियन मिनट में दे रखा है तो ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है। ये तो भाई आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि आप डिग्री में बोलेंगे। इसलिए फेज एंगल तो भैया आप tan phi = XL - XC / R करके निकालेंगे, लेकिन ये वैल्यू इस तरह से निकाल के छोड़ देंगे tan इनवर्स 1.4 पाई। ज़्यादा से ज़्यादा यही काम कर सकते हैं। tan इनवर्स 1.4 पाई 55.4 मिनट है, 55 डिग्री 4 मिनट है कि क्या है, ये थोड़े हम लोग लिख पाएंगे। हम लोग यहीं तक लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे, क्योंकि जब XC XL और R सब पता है तो हमें तो फेज डिफरेंस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। चलो ठीक है भाई। अब जरा देखो 85 नंबर, फ्रॉम द ग्राफ विच वन इज ट्रू। उस ग्राफ में क्या ट्रू है। ग्राफ के बेसिस पे VL और VC के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। उस ग्राफ से, कौन सा ग्राफ जो इसमें दिया है इस केस स्टडी में, यहाँ देखो तो यहाँ दिख रहा है कि हमारा वोल्टेज नेट इधर आ रहा है, मेन वोल्टेज इधर आ रहा है, करंट मेन इधर था, वोल्टेज मेन इधर आ रहा है। इसका मतलब VL ज़्यादा है, इसका मतलब VL ज़्यादा है, VL - VC का होल स्क्वायर और प्लस R² का रूट अंडर बनता था ये, इसलिए VL ज़्यादा है तभी ये ऐसा हो रहा है। VL इज ग्रेटर देन VC। VL और VC में जो हमें कंपेयर करना था तो VL इज ग्रेटर देन VC, उसी केस स्टडी वाला है ना, तो एक ही केस में उसी से हमें रेफर करना है ये। तो फ्रॉम द ग्राफ विच इज ट्रू, तो भाई VL इज ग्रेटर देन VC, तभी हमारा वोल्टेज लीड कर रहा था करंट को। तो VL इज ग्रेटर देन VC मतलब क्या आ गया, C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका C ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग असर्शन एंड रीजन पे भी। चलो 86 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए भाई। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जल्दी से देखो। असर्शन कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ AC इज कैरिड आउट एट एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज। बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है भाई। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन तो हाई वोल्टेज पे करते ही हैं, इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों, पावर रिड्यूस करने की, पावर लॉस जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है वो कम से कम हो, इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ AC इज कैरिड आउट बाई एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज। एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज पे हम लोग काम करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू बात। रीजन, फॉर लार्ज डिस्टेंस वोल्टेज हैज टू बी लार्ज। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना है तो वोल्टेज भी लार्ज होना चाहिए, हैज टू बी लार्ज। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ज़्यादा लार्ज वोल्टेज होना चाहिए, ऐसा बोलना तो रॉन्ग है। कम डिस्टेंस होता तो कम वोल्टेज पे ट्रांसमिशन, ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो ज़्यादा डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि ज़्यादा वाले डिस्टेंस में पावर लॉस, रास्ते में डिस्टेंस से मतलब नहीं, पावर लॉस हमारा रिड्यूस करना होता तो हाई वोल्टेज करते हैं ट्रांसमिशन। ज़्यादा डिस्टेंस होने से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन खाली कर रहे हैं, ये बात नहीं है। इसको डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता, इस पर नहीं किया जाता कि लार्ज डिस्टेंस करना है इसलिए वोल्टेज हैज़ टू बी लार्ज। लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है तो उसमें पावर लॉस ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पावर लॉस को कम करने के लिए करंट कम करना होगा, करंट कम करने के लिए हाई वोल्टेज, क्योंकि जो पावर तुम्हें देना है उस सिटी में वो V/I, जो पावर देना है वो तो फिक्स है भाई। 25 मेगावाट अगर दिल्ली में चाहिए तो बस चाहिए भाई, ये तो तुम्हें देना ही होगा। हाई वोल्टेज पे दोगे तो कम करंट देने होंगे, और कम करंट ट्रांसमिशन लाइन में होगा तो लॉस कम होगा, लेकिन वोल्टेज हाई होगा, वोल्टेज हाई बट करंट कम। तो करंट कम होगा तो लॉस भी कम होगा, I²R लॉस जो हीटिंग इफेक्ट लॉस होगा वो कम होगा। करंट कम हो तो करंट कम रखने के लिए वोल्टेज को हाई करना पड़ेगा, तभी। कम करंट पे कैसे पावर आप ट्रांसमिट करोगे, तो हाई वोल्टेज रखोगे तभी होगा। इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं वो डिस्टेंस देख करके नहीं, पावर लॉस देख करके, इसलिए ये बोलना फॉल्स होगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन लेंगे भाई, तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, मतलब C ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो C ऑप्शन पे हम लोग टिक लगाएंगे। देखो इसमें भी लिखा है C ऑप्शन, क्यों भाई, तो रीजन यहाँ देखा जाए, रीजन क्या लिखता है ये,
तो देखो रीजन में लिखा है द ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज ड्यू टू विच करंट थ्रू द वायर इज रिड्यूस्ड। हाई वोल्टेज करने से क्या हुआ, करंट इन द वायर इज रिड्यूस्ड बाय रिडक्शन इन करंट करस्पॉन्डिंग टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, क्योंकि H होता है I²R। करंट रिड्यूस हुआ तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी रिड्यूस हुआ। ठीक है। इफ ट्रांसमिशन इज डन एट लो वोल्टेज, अगर लो वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे देन वी हैव टू यूज थिक वायर। अगर लो वोल्टेज पे देखो पावर, अगर लो वोल्टेज पे करोगे तो करंट हाई होगा, तो हाई होगा करंट तो लॉस भी ज्यादा होगा। अब अगर तुम चाहते हो कि लो वोल्टेज पर ही करें, नहीं भाई लो वोल्टेज पे ही करेंगे, तो लो वोल्टेज पे करेंगे तो भी तो तुम लॉस कम करना चाहोगे, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? अगर लो वोल्टेज पर ही करना चाहते हो तो करंट तो ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो जो लॉस होगा I²R लॉस, तो करंट ज़्यादा होए तो कम से कम रेसिस्टेंस तो कम करो कि लॉस कम हो। तो रेसिस्टेंस तो होता है ρL/A, तो इसको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो तुमने लो रखा है तो करंट तो हाई होगा। अब करंट हाई होगा तो लॉस को कैसे कम करें? तो लॉस को कम करने के लिए रेसिस्टेंस कम करना होगा, और रेसिस्टेंस कम करने के लिए एरिया ज़्यादा लेना होगा। एरिया ज़्यादा लेंगे, इसलिए थिक वायर यूज़ करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। और थिक वायर जब यूज़ करोगे, मोटा मोटा वायर ट्रांसमिशन लाइन में हो तो उसका लोड भी ज़्यादा होगा, और 10 किलोमीटर अवे ले जाना है तो मोटा मोटा अगर वायर, तो उसको स्ट्रेंथ भी देना होगा, और दूसरा मोटा वायर है तो उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर लो वोल्टेज पे आप करना चाहते हो करो, लेकिन उससे करंट हाई होगा और तब पावर लॉस कम से कम। अब 25 मेगावाट यहाँ से दे रहे हैं, पहुँच रहा है 5 मेगावाट, तो फायदा क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को कम करने के लिए अगर लो वोल्टेज पे करना चाहोगे तुम कि चलो भाई वोल्टेज ही लो रखें, तो करंट तो हाई होगा, और करंट हाई होगा तो लॉस को कम करने के लिए रेसिस्टेंस कम के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। लेंथ तो वही रखने हैं भाई, उतना बड़ा वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करोगे तो हेवी वायर बनेगा। जो तुम्हारा कम क्रॉस सेक्शन वाले में हो गया उसमें ज़्यादा वायर, तो वो भारी भी हो जाएगा, सपोर्ट भी ज़्यादा कॉस्टली देने पड़ेंगे, और मटेरियल भी ज़्यादा यूज होगा वायर्स में, तो वो भी कॉस्ट बढ़ेगा। सो ट्रांसमिशन विल बी मोर कॉस्टली, इसलिए ये मेथड सही नहीं है। हाई वोल्टेज कर दो इससे अच्छा। तो अभी देखो यही बात यहाँ तक लिखा गया था, इसलिए इफ ट्रांसमिशन इज डन एट लो वोल्टेज देन वी हैव टू यूज थिक वायर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। रिड्यूस करना है तो थिक वायर यूज करने पड़ेंगे। दिस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वायर्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वायर्स इंक्रीज कर देगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस बोथ एनर्जी डिसिपेशन। अब जब एनर्जी डिसिपेशन भी कम हो और कॉस्ट भी कम हो, in order to reduce both energy dissipation, energy loss भी कम हो, and cost of transmission भी कम लगे, इसलिए transmission is done at high voltage by using step up transformer। generation end पे step up कर लो, high voltage transmit कर दो, और जहाँ user end है वहाँ step down कर लो, और उसके बाद transmit कर दो। तो ये काम करना होता है। तो बिल्कुल C ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये देखो भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी यूज थिक वायर इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये तो बात अभी जो हम लोगों ने देखा वही है भाई। अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में थिक वायर यूज करोगे तो वहाँ पे लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो वी यूज थिक वायर सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन किए तो वोल्टेज कम हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किए तो वोल्टेज कम हो गया, और वोल्टेज कम हो गया। देखो वी यूज थिक वायर इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन किया, वोल्टेज तो स्टेप अप हुआ, करंट ज़्यादा हुआ, और करंट ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए, लॉस कम करने के लिए क्या करेंगे? थिक वायर यूज करेंगे। तो थिक वायर यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ हीट कम होगा। तो ये क्या है? ट्रू है। चलो भाई रीजन देखें। व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर, व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर मतलब कॉइल जो रोटेट करता है उसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। तो व्हेन प्लेन ऑफ द आर्मेचर, जब प्लेन ऑफ आर्मेचर इज पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम। तो ये आर्मेचर जो ऐसे रोटेट करता है इस डायरेक्शन में अगर फील्ड है, तो जब प्लेन ऑफ आर्मेचर ऐसे, व्हेन प्लेन ऑफ आर्मेचर इज पैरेलल टू द लाइन, तो लाइन इधर है, इसके पैरेलल हो जाए प्लेन, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अगर हमारा प्लेन ऑफ आर्मेचर
फील्ड के अलॉन्ग हो जाए तो फ्लक्स हो जाएगा 0। When plane of armature is parallel to the line of force of magnetic field, then the magnitude of induced EMF is maximum। तो ये तो भाई ट्रू होगा क्योंकि फ्लक्स होगा 0। फ्लक्स होगा 0। देखो भाई, फ्लक्स जो होता था वो याद होगा NBA cos ओमेगा t होता था। जब ये एंगल ऐसे, ये है फील्ड और ये ऐसे हो जाए तो एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो प्लेन हमारा कोइंसाइड कर जाएगा फील्ड के साथ। तो ये 90 डिग्री हो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, फ्लक्स हो जाएगा 0। और जब फ्लक्स 0 होता है तो EMF मैक्सिमम होता है क्योंकि E होता है माइनस d∅dt, ये आता है। तभी तो इसको इंटीग्रेट करते हो तो डिफरेंशिएट करते हो NBA ओमेगा साइन ओमेगा t आता है भाई इसका। तो जब ये 0 होगा 90 डिग्री पे 0 होगा तो 90 डिग्री पे 0 होगा तो 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा 1। तो EMF इज मैक्सिमम जो कि NBA ओमेगा, ये कब होगा जब ओमेगा t हमारा π/2 हुआ है तब। मतलब जिस टाइम फ्लक्स 0 होता है उस टाइम इंड्यूस EMF मैक्सिमम होता है। होता ही है भाई, फ्लक्स ऐसे चल रहा हो, अगर हमारा फ्लक्स ऐसा हो, अगर कॉस वाला फ्लक्स है, कॉस वाला फ्लक्स है तो साइन वाला होता है EMF। तो फ्लक्स जब 0 होता है तो उस समय EMF हमारा मैक्सिमम होता है क्योंकि स्लोप उसी समय, फ्लक्स का स्लोप ही तो होता है EMF। स्लोप मैक्सिमम कब होगा जब हमारा फ्लक्स 0 हो रहा था, उसी समय स्लोप ज़्यादा होता है और हमें मैक्सिमम EMF मिलता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर कॉइल इज इन द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उस कंडीशन में फ्लक्स 0 बट इंड्यूस्ड EMF इज मैक्सिमम। ये भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू होना इस बात को थोड़ी इंडिकेट कर रहा है कि भैया तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट थिक वायर यूज कर लोगे। हीटिंग इफेक्ट ये अलग इंडिपेंडेंटली ट्रू है इससे, इसलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, दोनों ट्रू है बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी ऑप्शन लेंगे। क्या करेंगे, बी ऑप्शन लेंगे। देखो बिल्कुल भी ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द करंट इन द सेकेंडरी विल बी लार्जर देन करंट इन द प्राइमरी। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस हीट इन द सेकेंडरी वी यूज वायर ऑफ लेस रेसिस्टेंस दैट इज थिक वायर। वी ऑल्सो नो डैट व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल आर्मेचर, ये सब तो खैर वही वाले बात लिख दिया, देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इज द मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन। तो बोथ आर इंडिपेंडेंटली ट्रू, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये लास्ट आज के लिए देख लें हम लोग 100 नंबर असर्शन में, एंड an inductance and a resistance are connected in series with AC circuit। Inductance और resistance series with AC circuit। In the circuit current and potential difference across the resistance lags behind potential difference across the inductance by an angle of π/2। तो ये तो बात ठीक लग रहा है भाई। An inductance and a resistance are connected in series। एक इंडक्टेंस है और एक रेसिस्टेंस है, वो कनेक्ट किया है सीरीज में, ठीक है, विद एन AC सर्किट, AC सर्किट के साथ, ठीक है। इन दिस सर्किट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इस सर्किट में जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस है, इसके थ्रू जो करंट है और वोल्टेज है दोनों इधर ही होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इन दिस सर्किट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो यहाँ जो ये होता है अगर VR तो यहाँ होता है VC। VL ऐसे होता है, VL ऐसे होता है, याद होगा। इधर VR है तो ये है VL, इसके थ्रू इंडक्टेंस के थ्रू VL ऐसा होता है, VR इधर होता है, करंट इधर ही है। तो यहाँ पे मैं आप बात कर रहे हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस का बोल रहा है कि वोल्टेज और करंट जो है हमारा इससे लैग कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इन दिस सर्किट द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस से लैग कर रहा है π/2 से। तो बिल्कुल ये ट्रू बात है भाई, बिल्कुल ट्रू बात है। रीजन इन LR सर्किट अगर हो, LR सर्किट ये भी है, LR सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाई फेज एंगल। LR सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट को बाई ए फेज एंगल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। बिल्कुल भाई, फेज डिफरेंस तो हमारा ये tan phi जो होता है वो XL डिवाइडेड बाई R होता है, इसलिए इंडक्टेंस क्या है रेसिस्टेंस क्या है इन दोनों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो फेज डिफरेंस दोनों पे डिपेंड करता है, ये भी ट्रू है।
तो ये फेज डिफरेंस डिपेंड करता है, तो उसको इससे क्या मतलब है भाई, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं भाई, ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है, इससे डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि यहाँ पे LR सर्किट है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो होता है वो L पे और R पे डिपेंड करता है, उससे यहाँ पे थोड़ी π/2 का मैं निकाल लूँगा, इससे डायरेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली ट्रू, ये होना चाहिए। हाँ, इसमें भी बी। इफ बोथ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन सीरीज हेंस करंट, तो ये तो होता ही है भाई लैगिंग, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिकम्स जीरो। चलो ठीक है, ये सब बात हम लोग समझ गए हैं, एक्सएल और आर पे डिपेंड करता है फेज डिफरेंस, तो ये आप समझ गए कि दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू है और इसमें कोई लिंकेज नहीं है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो जाए, इसलिए इसको हम लोग बी ऑप्शन पे रखेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है भाई।